हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जियो स्किल। हम अभी इस वीडियो के जो सीरीज चला रहे हैं जिसमें महाराष्ट्र के क्वेश्चन पेपर जो है जो सेट एग्जाम हुआ है 2024 में उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि जो अपकमिंग सेट एग्जाम होने वाला है आर्ट्स एंड सब्जेक्ट में इसमें किस टाइप के पैटर्न्स आएंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, और एक तरीके से हम प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं जियोलॉजी का। इसके अलावा मैं एक कुछ अलग से टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि रामसे क्लासिफिकेशन हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, और इग्नियस रॉक के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ऐसे हम एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे जो अलग अलग किसी टॉपिक के ऊपर होगा। ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट है जो आरपीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो उस वीडियो में मैंने सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर के बारे में क्लासिफिकेशन जो है और क्या क्या होते हैं और कैसे उसका डिवीजन किया है और उसका डेफिनेशन क्या है, मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप लोग वो वीडियो देख के सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट और स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है और इसके क्वेश्चन नंबर 15 के थ्रू हमने लेजियोग्रेनाइट क्या होता है, चार्नोकाइट, एंडरबाइट, डोनालाइट, ये सब का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक होता है ये हम जान लिए हैं। इसी तरीके से कार्बोनाइटाइट कॉम्प्लेक्स, अनाथोसाइट कॉम्प्लेक्स, क्रोमाइट कॉम्प्लेक्स और किम्बरलाइट कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ों को मैंने डिटेल आपको बताया है। और ये कोमाटियाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सल्फाइड डिपॉजिट कैसे होता है, इनका कॉर्पोरेशन कैसे होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है। और ये स्टेबिलिटी, क्रिस्टल स्टेबिलिटी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन मैंने बताया कि आयरन में आयन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो आपका वो रिपल्सन करेगा, इसलिए स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा, ब्रेक करेगा। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे वीडियो के थ्रू डिस्कस करते जा रहे हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। साथ आपको पढ़ते पढ़ते अगर कोई डाउट हो, किसी टॉपिक को आपको अच्छे से समझना हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग आर द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल शेयर? इसमें बोल रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सा सिंपल शेयर का ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें से ऑप्शन जो है ये 1 और 3, 2 एंड, मतलब एक से दो ऑप्शन को बताना है और जो बाकी है वो इनकरेक्ट है वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइंस अलोंग द शियर प्लेन डिफॉर्म और रोटेट। जो शियर प्लेन्स के अलोंग जो लाइंस होता है वो डिफॉर्म होता है और रोटेट होता है। अब आपको पता होना चाहिए शियर प्लेन क्या होता है। ठीक है, लाइंस अलोंग द शियर प्लेन क्या होता है। ठीक है, दूसरा वो बता रहा है कि फिजिकल लाइंस रोटेट फास्टर देन द एक्सिस ऑफ स्टेन एलिप्स। बिल्कुल सही है ये। तो आपको अब ये फिजिकल लाइन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इन द स्मिथ नेट लाइंस रोटेट अलोंग ग्रेट सर्कल आउटवर्ड फ्रॉम द शेयरिंग डायरेक्शन। देखिए, आउटवर्ड तो नहीं होगा ये, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है ना, ग्रेट सर्कल आउटवर्ड फ्रॉम द शियर डायरेक्शन, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये आउटवर्ड नहीं होगा। ठीक है ना, द सेंस ऑफ लाइन रोटेशन इज सेम फॉर एनी लाइन ओरिएंटेशन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पर अभी हमको ये सब देखना होगा कि क्या होता है सिंपल शेयर, प्योर शेयर, शेयर प्लेन क्या होता है, कपल्ड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्रेशर डायरेक्शन, पैरेलल टू द प्रेशर डायरेक्शन, ये सब हमको डिस्कस करना चाहिए पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम शेयर को समझते हैं पहले। देखिए, आप स्ट्रेन के बारे में तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं हो तो इसका एक अलग से क्लास बनाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितने टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं, जैसे डायलेशनल हो गया, रोटेशनल हो गया, ट्रांसटेंशनल हो गया। तो ये स्ट्रेन के टाइप्स हैं, इसमें भी होमोजीनियस बॉडी, नॉन होमोजीनियस बॉडी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और आपका जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन है, स्ट्रेस, और इसका क्या रिलेशन है स्ट्रेन के साथ। फिर इसके बाद आपके जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में जो यंग मॉडुलस होता है, ये सब एक अलग कॉन्सेप्ट है।
अगर हम इसको यहाँ पे समझाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैं आपको जो एक मोटा मोटी आइडिया है ये बताता जाता हूँ कि जो सीयर होता है, ये जो आफ्टर कोई अनडिफॉर्म बॉडी है, और ये अनडिफॉर्म बॉडी जो है, जिसको मैं एक स्फीयर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसकी प्रॉपर एक एक्सिस है, ठीक है। ये एक एक्सिस हो गई और एक वाई एक्सिस हो गई, ये एक वाई एक्सिस हो गई और ये एक एक्सिस हो गई। इसमें अभी कोई भी प्रेशर या स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके से अनडिफॉर्म बॉडी। अब अगर आफ्टर डिफॉर्मेशन, आफ्टर स्टे, इस बॉडी में थ्री टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं। पहला हो सकता है रोटेशनल, डायलेशनल और ट्रांस रोटेशनल, या डिस्टॉर्शन, सॉरी डिस्टॉर्शन, ठीक है। या तो ये बॉडी पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाए, डायलेशनल जिसकी वॉल्यूम में चेंज हो जाए, या ट्रांस रोटेशनल मतलब रोटेशनल के साथ इसकी मूवमेंट भी आ जाए कुछ इस तरीके से। तो ये तीन टाइप के जो डिफॉर्मेशन इसमें हमको दिखता है। तो जो हम प्योर शियर और सिंपल शियर जो पढ़ते हैं वो रोटेशनल और डायलेशनल, इसकी बीच की स्टडी है ये, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे अगर ये कोई बॉडी है, अगर मैं इसमें स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब स्ट्रेस के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी का डिफॉर्मेशन कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर ये स्ट्रेस का डायरेक्शन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आफ्टर स्ट्रेस ये बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है, ये इस तरीके से, ठीक है। एक्स एक्सिस शॉर्ट हो जाएगा, वाई एक्सिस लॉन्ग हो जाएगा, क्या एक्स लॉन्ग हो जाएगा वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ध्यान में है, इसमें इसमें सिंपल सा प्रेशर लगाया है मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कंप्रेशनल प्रेशर है ये, ठीक है। कंप्रेशनल सिग्मा 1 लगाया है मैंने यहाँ पे, तो ये कंप्रेशनल स्ट्रेस हुआ ये। इसमें कोई एंगुलर स्ट्रेस नहीं लगा है, नॉर्मल स्ट्रेस इस पर लगाया गया है इस बॉडी पे। तो इसकी पोजीशन अब जो होगी, न्यू पोजीशन, वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। अब ध्यान से देखिए, अगर यही प्रेशर मैं और बढ़ा दूं तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और अगर बढ़ा दूं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ये, और इसकी थिकनेस जो है ये पतली होती जाएगी, ठीक है। और वाई एक्सिस जो है वो लॉन्ग होता जाएगा और एक्स एक्सिस शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इन दोनों एक्सिस के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये चेंज हुआ क्या, आपने जितना भी स्ट्रेस लगाया इनका एंगल मेंटेन है, नो चेंज इन एंगल, ठीक है। जो बिटवीन एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई इज परपेंडिकुलर ऑलवेज, ओके। तो यहाँ भी यही एंगल रहेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एक्स एंड वाई के बीच में। यहाँ चेंजेस आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो, अगर मैं इस फोर्स का नेचर चेंज कर दूं, अब जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स कुछ इस तरीके से इस बॉडी में लगे, समझ के चलिए ये आपका नॉर्मल स्फीयर है, ठीक है। इसमें ये बॉडी है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। प्रीवियस में जिसमें हमने देखा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है। पर ये नेचर में 90 डिग्री हो ये ना समझिए, आप इसको समझिए कि चेंजेस, एंगल में चेंजेस को दिखाने के लिए हम जो एक सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल की जो एंगल है वो 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री है, या मान के चलिए इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो अगर इसमें प्रेशर कंप्रेशनल लग रहा है तो ये 60 डिग्री हमेशा मेंटेन रहेगा, ये ऐसा, इसमें चेंजेस नहीं आएगा।
एक्सिस शॉर्ट होता जाएगा, ठीक है, एक्सिस शॉर्ट होता जाएगा, लेकिन जो एंगल है वो सेम रहेगा। ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेस का नेचर कैसा है, ये कंप्रेशनल नेचर में है स्ट्रेस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। लेकिन अगर यहीं पे मैं इसका अब एंगल चेंज हो जाए और स्ट्रेस जो है वो कपल्ड स्ट्रेस हो जाए, कपल्ड स्ट्रेस मीन्स जो अपर सरफेस में लगने वाली स्ट्रेस का डायरेक्शन अलग हो और लोअर सरफेस में लगने वाली स्ट्रेस का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अब जो स्ट्रेस लगेगी उसकी वजह से बॉडी में जो चेंजेस आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। इसमें रोटेशन आ जाएगा, ठीक है। और रोटेशन के साथ जो मैंने बताया कि शॉर्ट और लॉन्ग तो होगा ही होगा, बॉडी शॉर्ट होगी भी, देखिए इसकी थिकनेस और इसका जो एरिया है उससे ये कम हो रहा है, तो लॉन्ग एक्स वाई एक्सिस और शॉर्ट एक्स एक्सिस ये तो साथ में होना ही है। तो इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा कि इस बॉडी में रोटेशन भी दिखेगा, ठीक है। तो रोटेशन कैसे होगा कि ये बॉडी कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, ये देखिए, पहले बॉडी का शेप चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, पहले इसका वॉल्यूम कुछ इस तरीके से था, अब ये वाई एक्सिस लॉन्ग हो गया, एक्स एक्सिस शॉर्ट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ इस बॉडी में रोटेशन भी आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, आपका कपल्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। कपल्ड फोर्स का डायरेक्शन क्या है, देखिए टेस्टल डायरेक्शन है इसमें, राइट हैंडेड है, ठीक है। तो इस वजह से इसका मूवमेंट भी क्या होगा, राइट हैंडेड होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो वाई एक्सिस है केवल यही एंगल, इसी यही एक्सिस रोटेट करेगा एज कंपेरिजन टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस अपने मेंटेन अपना स्टेट मेंटेन करेगा, ठीक है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए आपका ये एक्स एक्सिस जो है ये यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस जो है ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा, लेकिन जो वाई एक्सिस है ये अपना एंगल चेंज कर लेगा, ये रोटेट हो जाएगा। ये इसका प्रीवियस एंगल क्या था, प्रीवियस स्टेट क्या था एक्स वाई एक्सिस का, तो कुछ ऐसा था, कुछ मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस था, ठीक है। लेकिन अब इसका जो नेक्स्ट न्यू पोजीशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही रोटेशन को जब एक्सिस के बिटवीन में एंगल चेंज हो जाए प्लस शॉर्टेनिंग और लेंथेनिंग भी हो, जब एक्सिस के बिटवीन में जब लेंथेनिंग और शॉर्टेनिंग के साथ एक्सिस के बीच में जो प्रीवियस एंगल था वो रोटेट हो जाए या चेंज हो जाए, तो हम इसको सिंपल शियर बोलेंगे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो लगने वाला फोर्स है वो कपल्ड फोर्स है, ठीक है। तो इस कपल्ड फोर्स को ध्यान में रखना है आपको, सिंपल सी बात है, ये सिंपल शियर की बात हो गई। और ये आपका हो गया प्योर शियर जिसमें नो चेंज इन एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर एक्सिस। अब हम इसको देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फील्ड में इसको कैसे रिलेट करते हैं। जैसे कि कोई नॉर्मल बेड है, ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल बेड है और इस नॉर्मल बेड की ये आपकी पोजीशन है एक्सिस की, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। जब इसमें कंप्रेशनल स्ट्रेस लगा, कौन सा कंप्रेशनल स्ट्रेस सिग्मा 1 लग गया, तो इसके बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, जो आपका एक्स एक्सिस है ये आपका शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि छोटा हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं तो बेंड होगा ना, मूव करेगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से ये फोल्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक न्यू एक्सिस जो है ये ऐसे ये फोल्ड बनाते हुए चला जाएगा। और जो वाई एक्सिस है ये लेंथेनिंग के थ्रू परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आपको समझ में आ रहा है। तो ये नेचर में आपको जब हम देखेंगे इसको, इस स्ट्रेन
एलिप्स को। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको शॉर्टनिंग मिलेगी, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आपको लेंथनिंग मिलेगी। ये आपका एक्स एक्सिस था, पहले ये एक्स एक्सिस कुछ यहाँ से यहाँ तक के रहा होगा, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा यहाँ तक होगा। फिर बाद में जब ये इसमें कंप्रेशनल रिस्ट्रेंट लगा तो आपका एक्स एक्सिस जो है शॉर्ट हो गया। और आपकी वाई एक्सिस जो थी पहले ये छोटी सी थी प्रीवियस स्टेट में, ठीक है। तो ये जो है ये इंक्रीज करते हुए ये वाई एक्सिस आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो हमको फोल्डिंग को अगर शो करना है और शेयर के थ्रू हम शो करेंगे, प्योर शेयर के थ्रू फोल्डिंग अगर शो करना हो तो, क्योंकि इसमें कंप्रेशनल स्ट्रेस लग रहा है। और आपको सिंपल सा दिख रहा है कि अगर मैं किसी फोल्ड फोल्ड का जो अगर जियोमेट्रिक स्टडी करूं तो इस फोल्ड में आप देखिए ये जो एक्सिस होगा आपका परपेंडिकुलर टू एक्सियल प्लेन, जो एक्सिस होगा यही आपका एक्स एक्सिस है। और जो पैरेलल टू एक्सियल प्लेन है ये आपका पैरेलल टू एक्सियल प्लेन वाली जो एक्सिस है ये आपकी वाई एक्सिस है। ये आपकी वाई एक्सिस है। इसी वाई एक्सिस में आपको फोलिएशन दिख रहा है। अब फोलिएशन कैसे दिख रहा है आप ध्यान से देखिए, ये फोल्ड है और ये आपका एक्सियल प्लेन है। तो ये एक्सियल प्लेन कैसे बना होगा, ये बनता है एक्सियल प्लेन के पैरेलल जितनी भी आपके इस तरीके की बेडिंग दिखेगी, सेट्स दिखेगा आपको, ये इस तरीके से, ये सारे जो है ये वाई एक्सिस के अलोंग हैं, ठीक है। ये ऐसे, इसीलिए हम फील्ड में जब जाते हैं तो किसी भी लिम्ब में हमको जब कोई भी लाइन दिखती है तो ये हम बोलते हैं कि ये क्लीवेज है। और ये भी क्लीवेज ही है एक तरीके से। क्लीवेज इज अ टाइप्स ऑफ फोलिएशन, ठीक है ना। ये आपको जो सारी जो दिख रही है ये वाई एक्सिस में एलोंगेशन और एक्स एक्सिस में शॉर्टेनिंग होने की वजह से ये बन रहा होगा, ठीक है। कोई भी बेड है अगर वाई एक्सिस इंक्रीज हो जाए और एक्स एक्सिस शॉर्ट हो जाए तो ये कुछ इस तरीके से बेड बना लेता है। और इसी को ही हम फोलिएशन बेड बोलते हैं, जो हमको फोल्ड में दिखता है, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्सियल प्लेन हमको क्या मिलेगा, फोलिएशन बेड मिलेगा। तो इसी को मैं बोल सकता हूँ एक्स एक्सिस को फोलिएशन बोल सकता हूँ और वाई एक्सिस को बेंडिंग या फोल्ड बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक के आई होप आपको यहाँ तक के क्लियर होगा, आप समझ गए होंगे। बाकी इसकी जो डिटेल क्लास जब शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की करेंगे कभी हम, तो वहाँ आपको समझाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इसकी जो जियोमेट्री है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस को हम फोलिएशन से शो करते हैं, जो जियोमेट्री फोल्ड की जियोमेट्री है। और एक्स एक्सिस को हम बेंडिंग से शो करेंगे और या फिर इसको शॉर्ट एक्सिस ऑफ शॉर्टेनिंग बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखिए ये जो दूसरा आपने सिंपल शेयर है इसका हम फील्ड में कैसे रिलेट करते हैं। तो देखिए कपल फोर्स किसमें लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, फॉल्ट होता है। फॉल्ट ही एक रीजन है जहाँ पे कपल फोर्स लगता है, शियर फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये जो कपल फोर्स की वजह से क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कोई बेड है ये आपका, और इस बेड में मैंने कपल फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से, तो ये बेड क्या होगा, कुछ ऐसा शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो इसकी पोजीशन थी पहले ये, और ये जो पोजीशन थी अब ये चेंज हो गई, ये न्यू पोजीशन में आ गई, एंगल चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो यही इसका सिंपल सा एक एग्जांपल आप देखिए फोल्ड का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका कपल फोर्स लगा है यहाँ पे, और इस कपल फोर्स की वजह से क्योंकि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका कपल फोर्स लगा हुआ है इसमें देखिए, और इस वजह से इसमें एक फॉल्ट डेवलप हो रहा है। तो शियर का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये आपका शियर का डायरेक्शन है ये, ठीक है। ये आपका शियर का डायरेक्शन है ये कपल फोर्स के थ्रू।
अब इसकी वजह से इस प्लेन में जो पहले इसका एंगल होगा, ये जो पहले वाई एक्सिस था, ये आपकी वाई एक्सिस थी और ये आपकी एक्स एक्सिस थी। ठीक है, तो ये अब वाई एक्सिस जो है ये कहाँ चला गया, ये आपका ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस वाई एक्सिस की वजह से जो एंगल था वो अब चेंज हो गया ना। पहले 90 डिग्री का एंगल था, अब ये एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री से कम हो गया ना। सो हमको यही चीज समझना है कि कपल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, फॉल्ट जनरेट हो रहा है ना। ठीक है, देखिए ये आपका पहले एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस जो पहले यहाँ था, ये यहाँ था, ये वाई एक्सिस अब यहाँ हो गया। ये आपका वाई एक्सिस है जो पहले यहाँ था, अब ये देखिए ये यहाँ चला गया। तो ये एक तरीके से ये आपका एक्स एक्सिस है और इस एक्सिस का जो एंगल है वो 90 डिग्री से अब 90 डिग्री से कम हो गया ये। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या बोल रहा है कि लाइन्स अलोंग द शियर प्लेन डिफॉर्म और रोटेट नहीं। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि एक्स एक्सिस रोटेट नहीं करता, वाई एक्सिस रोटेट करता है। मैंने क्लियरली मेंशन किया आपको कि वाई एक्सिस जो है वो एंगल चेंज करेगा, एक्स एक्सिस नहीं करेगा। और शियर किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए शियर का डायरेक्शन ये है, शियर का डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अगर शियर का डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो प्लेन कौन सा होगा, शियर प्लेन, यही तो आपका शियर प्लेन है ना, ये तो आपका शियर प्लेन है। अगर ये आपका शियर प्लेन है तो ये क्या हुआ, ये तो मूव कर ही नहीं रहा है, ये तो एंगल रोटेशन कर ही नहीं रहा है, ये बस लेंथेनिंग और शॉर्टनिंग के प्रोसीजर में बस है। ठीक है ना, तो मूव कौन सा एंगल कर रहा है, देखिए ये मूव कर रहा है ये वाला प्लेन जो परपेंडिकुलर टू शियर प्लेन है, ये वाला एंगल, ये वाला प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल हो रहा है इसको हम चेक कर रहे हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अलोंग शियर प्लेन कोई भी रोटेशन नहीं होता है, परपेंडिकुलर टू शियर प्लेन आपको रोटेशन दिखना स्टार्ट होगा। ये पहले इसकी प्री पोजीशन थी और ये रोटेट होके अब ये न्यू पोजीशन में आ गया। इसकी वाई है और ये वाई डैश प्लेन है और ये आपका एक्स प्लेन जो है नॉर्मल पोजीशन में है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन दैट वाज परपेंडिकुलर टू द शियर प्लेन, और वो लाइन शियर प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये देखिए ये शियर प्लेन के परपेंडिकुलर, ये आपका शियर प्लेन है और इस शेयर प्लेन के ये परपेंडिकुलर है ये लाइन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और एक्स हैव नो सिंपल शेयर, एक्स के पास कोई भी सिंपल शेयर नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा। जो पैरेलल टू शेयर प्लेन है इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा। और रोटेशन विच इज अलोंग शेयर प्लेन, मतलब एक्स हैव नो सिंपल शेयर और रोटेशन, मतलब कोई भी सिंपल शेयर और रोटेशन नहीं होगा जो अलोंग शेयर प्लेन है। ठीक है ना, अलोंग शेयर प्लेन के अलोंग है ये। ठीक है, that's that's why we call it नॉन कोएक्सियल और एसिमेट्रिकल डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे नई टर्मिनोलॉजी आई, नॉन कोएक्सियल और कोएक्सियल। कोएक्सियल वो होता है, कोएक्सियल टर्मिनोलॉजी के लिए आपको समझना होगा कि जब दोनों एक्सिस में सेम चेंज आए, चेंज चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ना हो, अपोजिट अमाउंट क्यों ना हो, बट चेंजेस सेम हो। अगर एक्स एक्सिस जितना शॉर्ट हो रहा है वाई एक्सिस उतना ही लॉन्ग हो, या वाई एक्सिस जितना शॉर्ट हो रहा है तो एक्स एक्सिस उतना ही लॉन्ग हो, तब उसको हम बोलेंगे कोएक्सियल चेंजेस। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये एक्स एक्सिस शॉर्ट हुआ तो वाई एक्सिस लॉन्ग हुआ, इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल चेंजेस। जितना एक्स एक्सिस शॉर्ट होगा उतने ही प्रोपोर्शनल में वाई एक्सिस लॉन्ग होगा। तो ये आपका एक्सिस जो है जो एक साथ चेंजेस करे तो उसको कोएक्सियल चेंजेस बोलेंगे। लेकिन सिंपल शेयर के केस में कोएक्सियल चेंजेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस तो रोटेट कर ही नहीं रहा है, केवल वाई एक्सिस रोटेट कर रहा है ना। तो वाई एक्सिस रोटेट कर रहा है तो उसकी जो लेंथनिंग है वो अपने अकॉर्डिंग होगी, रोटेशन के अकॉर्डिंग होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये नॉन कोएक्सियल है। फर्दर कभी अगर ऑप्शन में आए कि नॉन कोएक्सियल होते हैं या कोएक्सियल होते हैं तो ये भी एक आपको बेनिफिट होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके साथ अगर मैंने ये आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि क्या होता है सिंपल शेयर, प्योर शेयर, और इसको एक बार हम अच्छे से थ्योरी की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ओवरव्यू क्या है सिंपल शेयर और प्योर शेयर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि शेयर को इसने वोर्टिसिटी के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी आपका
प्योर शियर, सब शियर, सिंपल। तो वोर्टिसिटी क्या है? वोर्टिसिटी सिंपल किसी भी प्लेन के बीच में जो एंगुलर मूवमेंट होता है उसकी एक काउंटिंग है। किसी भी प्लेन के बीच में अगर एंगुलर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसकी वोर्टिसिटी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, और अगर उसमें एंगुलर मूवमेंट आ जाता है तो उस प्लेन में तो उसकी वोर्टिसिटी 1 हो जाएगी, और थोड़ा कम एंगुलर मूवमेंट आता है तो उसकी वोर्टिसिटी 1 से 0.5 के रेंज में स्केल करेगी। ठीक है, तो वोर्टिसिटी के बेस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि प्योर शेयर में तो एंगुलर मूवमेंट नहीं होता है, तो इसकी वोर्टिसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो ये यहाँ पे वोर्टिसिटी जीरो है, और इसकी वोर्टिसिटी क्योंकि सिंपल शेयर में तो 100% एंगुलर मूवमेंट है तो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ कि ये आपका नॉन डिफॉर्म बॉडी है जो प्योर स्फेरिकल शो कर रहा है, और इसमें इसकी ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें जो लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो देखिए आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लगेगा तो जिस एक्सिस के ये पैरेलल लगता है वो एक्सिस शॉर्ट करेगी, एक्स एक्सिस शॉर्ट कर जाएगी, और जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है वो एक्सिस लॉन्ग लॉन्ग या लेंथनिंग करेगी, इंक्रीज होगी इसकी साइड, तो उसको हम वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो लेंथनिंग है आपको वाई एक्सिस, यही आपको शो करता है फोल्यूशन। मैंने ये बताया आपको फोल्यूशन, और जो आपकी एक्स एक्सिस है ये आपको शो करती है बेंडिंग। बेंडिंग, ठीक है ना, बेंडिंग, नो रोटेशन, फर्स्ट पॉइंट है इसमें। ठीक है, अलोंग दिस प्लेन एक्स वाई प्लेन, ये जो आपका एक्स वाई प्लेन है, डेवलप सिस्टोसिटी और फोलिएशन। ठीक है, सिस्टोसिटी इज ए पार्ट ऑफ फोलिएशन, ओनली बेंडिंग, बेंडिंग दिखेगा आपको। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से मैं आता हूँ सिंपल शेयर में, तो इसकी वोटिसिटी मैंने अभी बताया कि 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एंगुलर मूवमेंट हाई है, तो इसकी वोटिसिटी क्या होगी? 1 होगी। देखिए यहाँ पे ये कपल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस था, पैरेलल टू एस एस था। अब यहाँ पे भी आपका जो प्लेन है, एक्स प्लेन है, इसके पैरेलल में ही फोर्स लग रहा है ये। ठीक है, ये देखिए ये है, यहाँ पे जो लग रहा था ये भी पैरेलल था, और यहाँ जो लग रहा है ये एक प्लेन में आ जाएगा। ये जो प्लेन है आपका ये इस प्लेन एक्स प्लेन के पैरेलल में ही ये फोर्स लग रहा है। परपेंडिकुलर प्लेन तो आपका ये हुआ ना, वाई वाला प्लेन जो होता है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है ये। ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस के तो ये पैरेलल जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है ये चीज कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कपल फोर्स प्रेशर लगता है, और दूसरा एक्स एक्सिस में कोई भी एंगुलर मोशन नहीं होता है, केवल वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर है इसमें एंगुलर मोशन होगा। तो ये देखिए इसकी वाई एक्सिस पहली पोजीशन वाई थी, अब ये चेंज होके एंगल में आ गई, वाई डेश में आ गई। तो अलोंग वाई एक्सिस आपको रोटेट प्लस लॉन्गेशन दोनों मिलेगा, और इसमें ओनली शॉर्टेनिंग मिलेगा एक्स एक्सिस में। नॉन कोएक्सियल मैंने बताया क्योंकि दोनों की चेंजेस जो है वो डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है, रिलेशन नहीं है इसमें। ठीक है, अब यही एक ऐसी फैब्रिक एक टर्मिनोलॉजी है, जब हम कहीं भी मेटामॉर्फिक रिएक्शन, मेटामॉर्फिक फोलिएशन जब शीयर की वजह से एक फैब्रिक दिखेगा आपको कुछ ऐसा, तो इसकी पोजीशन पहले तो ये कुछ इस तरीके से रही होगी ना, 90 डिग्री। अब ये चेंज होके एक एक ये आपका ये चेंज होते हुए ये आपका ये सी और ये एस, सीयर वाली जो एक्सिस है उसको एस से डिनोट करेंगे, और जो एक्स एक्सिस है उसको सी से डिनोट करेंगे जिसमें नो सीयर है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको एक्सी फैब्रिक जो है ये इसी का ही एग्जांपल है, किसका? सिंपल सीयर का। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। जैसे जैसे इसमें शियर लगते जाएगा, कपल्ड प्रेशर लगता जाएगा, ये क्या होगा? ये तो एक्स एक्सिस मेंटेन रहेगा, वाई एक्सिस अपना एंगल बनाते हुए रोटेट होता जाएगा, और एक समय के बाद ये एस सी फैब्रिक, सी डेश फैब्रिक, सी डबल डेश फैब्रिक ये बनाता चला जाएगा क्लीवेज के साथ। ठीक है ना, तो इसको एंगुलर शियर भी बोलते हैं, ओनली रोटेशन प्लस इसमें लेंथेनिंग और शॉर्टनिंग भी होता है। ठीक है,
एससी फैब्रिक का ये एग्जांपल है सिंपल शीयर। ठीक है, ये आपका एससी फैब्रिक जो है ये इस तरीके से डेवलप होता है, वाई एक्सिस में एंगल आता रहता है, एक्स एक्सिस मेंटेन रहता है। जो स्नोबॉल कोऑर्डिनेट जो होता है आप देखते हैं ये नॉर्मल पोजीशन होता है, फिर ये चेंज होके आप ये कुछ इस तरीके से एंगल बना लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। So line 1 is incorrect because line along the plane shear deform or rotate. line no y axis perpendicular जो होता है ये रोटेट होता है, न कि पैरेलल। ठीक है, फिजिकल लाइन रोटेट फास्टर देन द एक्सिस ऑफ स्टेन एलिप्स। जो इसकी एक्सिस है स्टेन एलिप्स की उससे ज्यादा इसकी जो फिजिकल लाइंस है, ये जो बाउंड्री है शियर ज्यादा करती है। थर्ड है कि इन द स्मिथ नेट लाइन्स रोटेट अलोंग ग्रेट सर्कल आउटवर्ड फ्रॉम द शेयरिंग डायरेक्शन। नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आउटवर्ड नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द सेंस ऑफ लाइन रोटेशन इज द सेम फॉर एनी लाइन ओरिएंटेशन। ये रॉन्ग करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए क्यों। अगर मैं यहाँ पे कोई स्फीयर लेता हूँ और इस स्फीयर में रोटेशन करता हूँ तो सिंपल चेयर में अगर ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसकी जितनी भी इस वाई एक्सिस की जो लाइन होगी इस सारों में ये सेम सेंस दिखेगा आपको, सारी ऑल लाइंस में आपको सेम सेंस दिखेगा। सारी लाइंस एक जो पैटर्न बनाएगी एंगुलर की एंगल की वो सेम बनाएगी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दिस द सेंस ऑफ लाइन रोटेशन इज द सेम फॉर एनी लाइन ओरिएंटेशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन 1 और 3 आर ट्रू। नहीं, 1 तो रॉन्ग है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 इज ट्रू एंड 1 एंड 3 एंड 4 आर फॉल्स। 2 क्या है आपका, 2 तो ट्रू है लेकिन 4 जो है वो फॉल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 4 भी ट्रू है आपका, सारी लाइंस में रोटेशन दिखेगी आपको। और 2 एंड 4 आर ट्रू एंड 1 एंड 3 आर फॉल्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में इसने बोल रहा है कि x इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन z इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन ये दिखा रहा है, ये जो रिलेशन आपको दिखा रहा है एक्स वाई जेड, ये आपका एक्सिस को बोल रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इक्वल हैं और ग्रेटर देन है जेड एक्सिस से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में इसने दिया है यूनिएक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, यूनिएक्सियल एक्सटेंशन, बायएक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, बायएक्सियल एक्सटेंशन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये जो वर्ड हैं ये वर्ड आपके स्ट्रेन में स्ट्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, और स्ट्रेन जो होता है आपका, अगर हम किसी बॉडी में अगर हमको स्ट्रेन दिखाना है तो उसको हम या तो एलिप्सॉइड से शो करते हैं, और जो ये आपका एक एलिप्सॉइड होता है जिसमें आपके 3 एक्सिस शो होता है, एक वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इन्हीं जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो लेंथ में चेंजेस आती है उसको ही इस रिलेशन के थ्रू ये क्वेश्चन में पूछा है ये। ठीक है, तो इसके पहले आपको समझना होगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन ये होता क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये इलोंगेशन क्या होता है। ठीक है ना, इलोंगेशन देखिए, किसी भी एक्सिस में अगर कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो ये आपका सिंपल शेयर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल शेयर में क्या होता है, एंगुलर को शो करता है, तो ये आपका प्योर शेयर हो सकता है। ठीक है, तो प्योर शेयर में क्या होता है, नो चेंज इन एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो अगर इसमें एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि उसमें लेंथनिंग होगी या फिर शॉर्टेनिंग होगी उस एक्सिस में। ठीक है, तो इसी लेंथनिंग और शॉर्टेनिंग को
इलोंगेशन के थ्रू हम चेक करते हैं कि कितना उसमें लेंथनिंग हुआ है और शॉर्टनिंग हुआ है, इसी को हम इलोंगेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले इलोंगेशन को। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये कोई एक बॉडी है, ठीक है। इसकी जो फाइनल स्टेट है वो आई है, इनिशियल स्टेट आई है। आफ्टर एक्सटेंशन, ठीक है ना, इसका जो फाइनल स्टेट होगा ये आपका लेंथ में इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एफ। ठीक है। तो इसको मैं लेंथ फाइनल लिख सकता हूँ और इसको लेंथ इनिशियल लिख देता हूँ। तो जो आपका इलोंगेशन होता है ड्यू टू स्ट्रेन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाई एल इनिशियल से। ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाई एल इनिशियल। अगर ये आपका हो गया, आपका इलोंगेशन को शो करता है। ठीक है। ई फॉर इलोंगेशन मतलब इसमें कितना इलोंगेशन हुआ है, अगर ये हमको पता करना है तो उसके फाइनल से इनिशियल को माइनस करके डिवाइड करेंगे, तो यही बताता है इलोंगेशन को। ठीक है। अब इसके बाद इलोंगेशन के बाद हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एल इनिशियल इंटू ई इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो ये एल इनिशियल मैं इस साइड लेफ्ट साइड ले आता हूँ, तो हो जाएगा एल इनिशियल ई प्लस एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। अगर मैं कॉमन ले लूँ एल इनिशियल को, तो एल इनिशियल कॉमन हो गया, ई प्लस वन इक्वल टू एल फाइनल। तो ई प्लस वन बराबर होता है एल फाइनल प्लस अपॉन एल इनिशियल। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन की कोई वैल्यू नहीं है, बट ये इक्वेशन हम इजी करने के लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन डेफिनेशन आएगा उसके लिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है। तो पहला ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। कभी कभी ये गेट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट डाटा से इसमें आता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए मैंने ये इक्वेशन 2 बनाया है। तीसरा इसका होता है आपका, जिसमें यहाँ गैप है, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। पहला मैंने बताया आपको इलोंगेशन का फॉर्मूला, जो क्या होता है आपका इक्वेशन 1 एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाई एल इनिशियल। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो ई प्लस वन बराबर आपका क्या होगा एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल। ठीक है। तो ये हो गया आपका इलोंगेशन। अब इसके बाद दूसरा आपको दिखाते हैं स्ट्रेस, जो उस एक्सिस पे कितना स्ट्रेस लगा है उसको अगर हमको काउंट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल फाइनल माइनस एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल। इसको ही हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से ई प्लस वन। ठीक है, लिख सकते हैं। और इसी के साथ आता है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इलोंगेशन ट्रेस के पावर में। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इलोंगेशन क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया जिसमें इसके केवल एक एक्सिस में चेंज हो रहा था। ठीक है। जब ये बॉडी एक प्लेन में आ जाए, अगर इसकी ये जो बॉडी अगर मैं इसको प्लेन में ले लूं, और प्लेन में लेने के बाद अगर इसमें जब इलोंगेशन हो जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक इलोंगेशन बोलते हैं, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इलोंगेशन क्या होता है, स्ट्रेस की पावर 2। ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक इलोंगेशन ई की इक्वल लेमडा इक्वल टू ई प्लस वन की पावर 2। ठीक है। तो किसी भी प्लेन में जो इलोंगेशन होता है उसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, और किसी भी एक्सिस में अगर इलोंगेशन होता है, मतलब किसी एक सिंपल लाइन में अगर इलोंगेशन होता है, तो उसको हम नॉर्मली ई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो आपको इतना पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूला को फिर से लिख देता हूँ। एक आपका होता है नॉर्मल लाइन पे इलोंगेशन, जिसको बोलेंगे एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाई एल आई। और दूसरा अगर किसी प्लेन में इलोंगेशन करना है तो ई प्लस वन का स्क्वायर, या इसको लिखा जा सकता है रूट लेमडा इक्वल टू ई प्लस वन
इस तरीके से। अब देखिए, अगर किसी प्लेन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, नो चेंजेस, तो हमको ऐसा क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन में कि उसमें नो चेंजेस शो हो जाए। तो इसके लिए अगर लेमडा की रूट लेमडा की वैल्यू अगर मैंने 1 ले लिया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 1 1 ई प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 1 कैंसिल, तो ई इक्वल टू 0, मतलब नो इलोंगेशन, ठीक है, नो इलोंगेशन। तो हमको हमेशा याद रखना है, अगर किसी भी एलिप्सॉइड में, किसी भी एलिप्सॉइड में आफ्टर स्ट्रेस, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उसकी वैल्यू लेमडा, जो लेमडा की वैल्यू होगी, रूट लेमडा की वैल्यू होगी, उसको हमको क्या करना होगा, 1 लेना होगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका ई आ जाएगा, नॉर्मल जो इलोंगेशन 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, पहला चीज। तो ये 1 यहाँ से समझ में आया आपको कैसे आ रहा है 1। अब देखिए दूसरी वैल्यू, अगर इसमें एक्सटेंशन हुआ होगा, ठीक है, तो एक्सटेंशन हुआ होगा, तो मैं ये इक्वेशन 2 में ऐसा क्या वैल्यू रखूँ कि उस प्लेन में एक्सटेंशन से हो जाए। तो मैं रूट लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दूंगा, तो ये एक्सटेंशन से हो जाएगा। चलो हम पुट करके देखते हैं वैल्यू को, मान के चलिए हम 2 रख देते हैं, रूट लेमडा की वैल्यू 2 हुआ, ई प्लस 1, ई से 1 इधर आया तो 1। अब देखिए ई की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये आपको एक्सटेंशन शो कर रहा है, ठीक है। ई की वैल्यू 0 आई, तो आपको क्या शो करेगा, ई की वैल्यू 0 आई तो नो एक्सटेंशन, नो चेंजेस, ठीक है, नो चेंज। और ई की वैल्यू 1 आई तो इसमें आपको एक्सटेंशन दिख रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड है, अगर मैं इसमें शॉर्टेनिंग दिखाना चाहता हूँ, इस प्लेन में शॉर्टेनिंग दिखाना चाहता हूँ, तो यही जो इक्वेशन है रूट लेमडा इक्वल टू ई प्लस 1, तो मैं लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या कर लूँ, क्वाड्रेटिक इलोंगेशन में अगर मैं शॉर्टेनिंग दिखाना चाहता हूँ तो रूट लेमडा की वैल्यू में क्या कर दूँ, लेस देन 1 कर देता हूँ। लेस देन 1 करूंगा तो क्या होगा, हम देख लेते हैं यहाँ पे, मान के चलिए लेस देन 1 में मैं इसको -1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये e प्लस 1 अब ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे ये इलोंगेशन जो है वो निगेटिव हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, छोटा हो गया एक्सिस। तो अगर हमको एक्सिस छोटा करना है तो वैल्यू निगेटिव लाना है, एक्सिस अगर हमको बड़ा करना है तो ई की वैल्यू प्लस लाना है, पॉजिटिव लाना है, और एक्सिस में नो चेंज, सॉरी प्लेन में नो चेंज दिखाना है आपको, तो ई की वैल्यू 0 लाना है, ठीक है। तो ये लाने के लिए हमको लेमडा की वैल्यू रखनी है। अभी मैं यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम को हम यहाँ साइड में लेके जाते हैं। ये आपका कोई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक एक्सिस है वाई, ये आपका एक एक्सिस यहाँ पे एक्स, और ये आपका एक एक्सिस जेड। तो यूनिएक्सियल कॉन्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट, कि आपकी कोई भी एक एक्सिस जो है वो कम हो रही है, ठीक है। और यूनिएक्सियल एक्सटेंशन मीन व्हाट, कि कोई भी एक एक्सिस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब प्लेन स्ट्रेन में जो आपका इंटरमीडिएट एक्सिस है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखिए यूनिएक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, वन एक्सिस शॉर्ट, अदर टू रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि यूनिएक्सियल के ओनली वन एक्सिस शॉर्ट करेगा, ठीक है। अब यूनिएक्सियल एक्सटेंशन मीन्स क्या, कि वन एक्सिस एक्सटेंड एंड अदर टू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। ये चीज को आपको ध्यान में रखना। अब बाई एक्सियल बोलेगा, बाई एक्सियल एक्सटेंशन बोलेगा तो टू एक्सिस एक्सटेंड कर जाएगा, और अदर वन एक्सिस जो है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये यूनिएक्सियल कॉन्ट्रैक्शन बोलेगा तो हमको क्या करना है, वन एक्सिस को शॉर्ट करना है। तो वन एक्सिस को शॉर्ट करने के लिए जो रूट लेमडा की वैल्यू है उसको लेस देन 1 करना होगा, और बाकी दो के लिए जो एक्स और वाई एक्सिस है इसको हमको कांस्टेंट करना है। तो इसके लिए रूट लेमडा की वैल्यू क्या करना, नो चेंज। तो मैंने क्या बोला था, नो चेंज के लिए आपको 1 लेना होगा, तभी तो ई की वैल्यू 0 आएगी ना। अगर नोट चेंज करूंगा तो ये e प्लस 1 होता है, और ये 1 लिया तो e प्लस 1, ये 1 1 कट गया तो e की वैल्यू 0 आ गई, नो चेंज, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि x जिसमें नो चेंज है उसमें रूट लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 1, और जिसमें
कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब शॉर्टनिंग हो रही है उसमें लेस देन वन, और जिसमें एक्सटेंशन होगा उसमें ग्रेटर देन वन हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिएक्सियल एक्सटेंशन और यूनिएक्सियल कॉन्ट्रैक्शन, तो यूनिएक्सियल कॉन्ट्रैक्शन जब बोलेगा तो आप याद रखिएगा कि आपकी जो जेड एक्सिस है वो शॉर्ट करेगी, छोटी हो जाएगी, और जब एक्सटेंशन बोलेगा तो आपकी जो एक्स एक्सिस है ये एक्सटेंड करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंशन, अगर इंक्रीमेंट अगर आपको दिखाना है तो वो एक्स एक्सिस में दिखाना होगा, और शॉर्टनिंग दिखाना है आपको तो जेड एक्सिस में दिखाना होगा, अगर यूनिएक्सियल का केस है। तो अगर यूनिएक्सियल कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है तो मैं क्या करूँ, एक्स इक्वल टू वाई, ये दोनों तो सेम रहेगा क्योंकि मुझे जेड एक्सिस को छोटा करना है। तो ये लेस देन, ये ग्रेटर देन हो जाएंगे किससे, जेड एक्सिस से, और जेड एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी लेस देन वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई आपकी, वन हो गई, जिसमें नो चेंज आया। किसकी, कौन सी वैल्यू, रूट लेमडा की वैल्यू। ठीक है, और इसमें जेड की वैल्यू एक से छोटी होगी, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किसकी वैल्यू, रूट लेमडा की वैल्यू एक से छोटी हो गई। तो हम जब भी एक्सटर्नल वेबसाइट बनाएंगे कुछ ऐसे, तो इसमें जब नो चेंज होता है तो उसको हम रूट लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रूट लेमडा, जिसमें चेंज होता है इसको हम रूट लेमडा लेस देन वन लिखेंगे, और नो चेंज में रूट लेमडा इक्वल टू वन, रूट लेमडा इक्वल टू वन लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नो चेंज है, और इसमें आपको रूट लेमडा लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिएक्सियल एक्सटेंशन में क्या होगा, यूनिएक्सियल एक्सटेंशन में आपका एक्स एक्सिस में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका एक्सिस हो गया। ठीक है, तो एक्सटेंशन मतलब ये आपका एक्सिस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रूट लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन वन होगी, और इस एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो इसके लिए रूट लेमडा की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, और इसके लिए रूट लेमडा की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस जो है वो ग्रेटर देन वन। ठीक है, और बाकी जो दो एक्सिस हैं आपकी वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये दोनों हो जाएंगे आपके इक्वल टू वन। इस पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब यही केस अगर बाई एक्सियल हो जाए, बाई एक्सियल एक्सटेंशन हो जाए, तो बाई एक्सियल एक्सटेंशन पे एक्स और वाई एक्सिस जो है वो एक्सटेंड करेगी, और जेड एक्सिस जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगी। तो एक्स इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन जेड लिख सकते हैं, और इक्वल टू वन लिख सकते हैं जेड को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, और इसके बाद ये ग्रेटर देन है, और जेड जो है आपका इक्वल टू वन हो गया। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, बाई एक्सियल एक्सटेंशन में एक्स और वाई जो है वो इक्वल है, और वो ग्रेटर देन है किससे, जेड से। ठीक है, और इक्वल टू वन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बाई एक्सियल एक्सटेंशन, ऑप्शन 4। ठीक है, यहाँ पे इसको गलत एक्सप्लेनेशन किया है। देखिए x इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन जेड, मतलब ये जेड की वैल्यू से ग्रेटर देन है, और जेड इक्वल टू वन। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो अगर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है जेड में, तो जेड की वैल्यू वन हो जाएगी, तभी तो लेमडा रूट लेमडा की वैल्यू ई की वैल्यू जो है आपकी क्या आएगी, जीरो आएगी। और जो एक्सटेंशन हो रहा है एक्स और वाई एक्सिस, तो इस एक्सिस में आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन वन वैल्यू। तो ग्रेटर देन वन वैल्यू से क्या होगा, आपका जो ई की वैल्यू है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इलोंगेशन दिखेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, और अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड
कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि प्लॉटिंग पिच इज यूजफुल व्हेन रॉक कंटेंट। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पिच होता क्या है। ठीक है, तो हम इसके लिए कोई एक बेड लेते हैं। ठीक है, और इस बेड में जब देखिए ये कोई एक बेड है, ये आपका ये आपका कोई बेड है मान के चलिए। देखिए इस बेड में जब ये फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट को शो कर रहा है, ये डायग्राम, अब इस नॉर्मल फॉल्ट की वजह से इस बेड में एक लिनिएशन फॉल्ट प्लेन में एक लीनियर फीचर डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो लीनियर फीचर है इसका इस जिस फॉल्ट प्लेन जिस बेड में है, इस बेड में फॉल्ट प्लेन है आपका। ठीक है ना, तो इस बेड के स्ट्राइक डायरेक्शन, इसका स्ट्राइक डायरेक्शन क्या होगा। अगर मान के चलिए ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जहाँ पे डीप होता है बेड, बेड का डीपिंग डायरेक्शन तो आपका ईस्ट है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है आपका स्ट्राइक डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में स्ट्राइक है। ठीक है ना, तो ये जो हमने लीनियर फीचर बनाया है अभी आपके सामने, ये जो बेड की फॉल्टिंग नॉर्मल फॉल्टिंग की वजह से ये जो लीनियर फीचर बन रही है, इसी लीनियर फीचर का बेड की स्ट्राइक के साथ जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं पिच। ठीक है ना, तो ये जो एंगल अभी इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको ही हम बोलेंगे पिच। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर इसको मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो एंगल बिटवीन लिनिएशन, अभी ये लिनिएशन कहाँ से डेवलप हो रहा है, तो ड्यू टू फॉल्ट। ये फॉल्ट कुछ भी हो सकता है, रिवर्स, नॉर्मल, स्ट्राइक स्लिप, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से जो लिनिएशन डेवलप होगा उसके और उस बेट के, जिस बेट पर ये लिनिएशन डेवलप हो रहा है उसके स्ट्राइक के साथ जो एंगल बनेगा उसी को हम बोलते हैं पिच। अब इसी पिच के एंगल के बेस पे आप बता सकते हो कि फॉल्ट कौन सा है। देखिए अगर नॉर्मल फॉल्ट है, ठीक है, तो नॉर्मल फॉल्ट में जो पिच होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है ना, और अगर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है तो पिच उसका 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों, देखिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं पिच के एंगल के बेस पे बता सकता फॉल्ट है ये। ठीक है, तो ये मान के चलिए ये आपका कोई बेड है फॉल्ट प्लेन का। ठीक है, और ये आपका फॉल्ट है नॉर्मल फॉल्ट, ये। ठीक है, तो इसमें इस बेड का जो डीप जो फॉल्ट हुआ है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन में है ये। तो इसमें जो बनने वाली जो पिच होगी उसकी वो भी क्या होगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो अब अगर 90 डिग्री बना रहा है, ये देखिए जिस मैंने बोला एंगल बिटवीन स्ट्राइक ऑफ बेड, बेड का स्ट्राइक, ये अगर डीप डायरेक्शन बेड का ये है, ईस्ट है, अब तो नॉर्थ स्ट्राइक हो गया, तो ये स्ट्राइक हुआ बेड का। अब इसके साथ जो एंगल बना रहा है लिनिएशन फीचर, इसी को ही हम बोलते हैं पिच। तो ये 90 डिग्री बना रहा है किसके लिए, नॉर्मल फॉल्ट के लिए। ठीक है ना, तो अब देखिए रिवर्स फॉल्ट, सॉरी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के लिए ये जो एंगल है ये कैसे बनेगा, स्ट्राइक स्लिप में मूवमेंट करेगा। तो ये देखो दूसरा डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे जो बेड का मूवमेंट है वो स्ट्राइक के लॉन्ग है। ठीक है ना, तो ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, तो यहाँ जो बनने वाली पिच है वो कैसी होगी, पैरेलल टू स्ट्राइक डायरेक्शन होगी बेड के। ये बेड का स्ट्राइक डायरेक्शन है, तो इसके पैरेलल होगी, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के लिए जो पिच होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और जो नॉर्मल फॉल्ट है इसके लिए पिच का क्या होगा, 90 डिग्री, और जो ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट होगी इसका भी हम देख लेते हैं।
ये ऑब्लिक फॉल्ट में इंक्लाइंड होगा पिच का डायरेक्शन, कुछ ऐसे जाएगा। जो सिलिकॉन साइड स्ट्रक्चरल लिनिएशन फीचर बनेगी वो इंक्लाइन जाएगी। तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 से कम। ठीक है ना, 90 से कम होगा। और आपका 0 से ज़्यादा होगा। तो ये आपका इंक्लाइन फॉल्ट हो गया या ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट हो गया। ये आपका पिच हो गया और ये आपका स्ट्राइक हो गया। तो ये जो आपका एंगल है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, थीटा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आई होप इट इज़ क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पिच के बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो हम अब इसके बेस पे सॉल्यूशन कर सकते हैं कि प्लॉटिंग पिच इज यूजफुल व्हेन रॉ कंटेंट्स लिनिएशन। करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। फोलिएशन में पिच नहीं बनेगा क्योंकि फोलिएशन एक प्लेन 3D स्ट्रक्चर है। तो ये 2D प्लेन है, 2D प्लेन पे बनता है। ठीक है ना। तो ये इसमें एक्स और वाई प्लेन होगा। पिच लिनिएशन में केवल एक्स एक लाइन होती है। निसोसिटी तो फोलिएशन का ही पार्ट है। पार्टिंग जो है ये क्लीवेज होता है, क्लीवेज जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टिंग में ये ब्रेक हो जाता है। तो इसमें कोई लिनिएशन जैसा कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं हो सकता। आंसर जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा, लिनिएशन। ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इन द गिवन डायग्राम बिलो द डीप ऑफ प्लेन ए इज। तो ये आपका आ गया कॉन्टूर मैप। अब ये कॉन्टूर मैप जो होता है, स्ट्रक्चरल कॉन्टूर्स और कॉन्टूर मैप, अपने कॉलेज में अपने प्रैक्टिकल टाइम में ये अच्छे से इसको पढ़ा होगा। आपको यहाँ पे जो ये दिखा रहा है, ये 100 से 200 से 300, ये इसकी हाइट को दिखा रहा है। ठीक है ना। और इसका अगर डीप निकालना है कि ये कितना डीप कर रहा है, तो इस पे सिंपल सा फंडा है। आप इस डायग्राम में देखिए कि ये आपकी एक हो गई वर्टिकल लाइन 200 मीटर की। ठीक है। और ये एक लाइन हो गई आपकी 100 मीटर की। ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट जो है वो 200 मीटर हो गई और यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट हो गई 100 मीटर। ठीक है, सिंपल। और इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपका मैप में गिवन होता है या फिर स्केल में बताया जाता है क्वेश्चन में। तो ये आपका मैप में दिया हुआ है कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका ये 300 से 200 मतलब 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो सिंपल एंगल डीप एंगल चाहिए ना। तो ये डीप हुआ आपका, तो ये हम मिला देते हैं। अब इसका वैल्यू हमको पता है 100 यहाँ से यहाँ, और इसकी वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है आपके नीचे से लेके ये टॉप पॉइंट तक की वैल्यू 200 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी 100 है। तो इतनी वैल्यू क्या होगी, 200 माइनस 100, तो ये भी 100 हो गई। और यहाँ पे भी 100 आपको दिया हुआ है, तो 100 100 और ये हो गया आपका थीटा। तो हम अगर टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाला एंगल, हम थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये आपका बेस हो गया। तो 100/100 थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 1 तो 1045 इक्वल टू 1। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपसे ये बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। डिस्पाइट बीइंग ओल्डर, द अरावली रॉक फ्रॉम द टाइप एरिया आर लोअर ग्रेड देन द जुस्टापोज्ड दिल्ली मेटा सेडिमेंट। तो आपको ये दोनों ही अरावली और दिल्ली, दोनों ही आपके अरावली क्रेटॉन में आते हैं। ये जब अरावली क्रेटॉन की स्ट्रेटिग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। लिखिए, द टू यूनिट्स एक्सपीरियंस डिफरेंट मेटामॉर्फिज्म एट सेम प्लेस। अगर ये सेम प्लेस है तो डिफरेंट मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। ठीक है। लेकिन तब जब इसमें टाइम इंटरवल ज़्यादा हो। ठीक है। तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं। द टू यूनिट वेर टेम्पोरली अपार्ट देन एक्रेटेड। ये भी एक पॉइंट है। दिल्ली एक्सपीरियंस थर्मल मेटामॉर्फिज्म ड्यू टू लावा फ्लो। ऐसा कोई भी लावा फ्लो उस समय अरावली में, अरावली जो है में जो दिल्ली फोल्ड बेल्ट है
ये एक फोल्डिंग की वजह से हुआ है, कंप्रेशनल स्ट्रेंथ की वजह से हुआ है, ना कि कोई वोल्केनिक एरप्शन हुआ है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लावा फ्लो इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अरावली डिपॉजिटेड लेयर देन दिल्ली, नो, अरावली सबसे पहले डिपॉजिट हुआ था, देन उसके बाद दिल्ली डिपॉजिट हुआ है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग और स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज टू यूनिट्स एक्सपीरियंस डिफरेंट मेटामॉर्फिज्म एट सेम प्लेस, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ ऐसा हुआ नहीं था। अब देखिए ये सेम प्लेस में है भी नहीं, दिल्ली फोल्ड पे दूसरे प्लेस में है और आपका अरौली जो है वो नीचे है, तो यहाँ सेम प्लेस हो नहीं सकता। तो हमारा अगर एलिमिनेट करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द टू यूनिट वेयर टेम्पोरली अपार्ट देन एक्रेटेड, ये टाइम के साथ दोनों अलग अलग थे। ये अरावली जो है ये आपका पहले फॉर्म हुआ था, उसके बाद दिल्ली फोल्ड बेल्ट फॉर्म हुआ है, तो ये टेम्पोरली अपार्ट 10 एक्रेटेड है, ठीक है। तो ट्रू आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है इसको बताइए लोगों को, तो ये सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर लगता है कि कोई अलग से किसी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।